एक्चुअल में वो सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं हर जगह पे, तो इसीलिए उसका डिस्कशन हम लोग करना होता है। वैसे लास्ट क्लास में तुम लोग को बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग को कंसिडर करना होगा। मतलब देख लेते हैं एक बार क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। केवल ब्यूटेन का साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर मेंशन कर दिया था तुम लोगों को, बाकी और तो कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था, ठीक है। और ब्यूटेन वाले पार्ट में तुम लोगों के पास वो चारों चीज़ें दे रखी थी। एक तो जैसे ये मेंशन किया हुआ था कि ब्यूटेन वाले पार्ट में गॉच फॉर्म होता है, एंटी फॉर्म होता है, ये सारे के सारी चीज़ें उसमें मेंशन की थी। आवाज़ आ रहा है सबको क्लियरली? एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। चलो ठीक है, ओके। हाँ, तो जैसे ब्यूटेन वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किया था कि इन जनरल हम लोगों का जो एंटी फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस लेके चलते हैं तब उस केस में गॉच वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू एंटी। और बोला था लास्ट क्लास में कि उसी के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो क्वेश्चंस वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चंस में अलग अलग पार्ट होगा बेसिकली, उसी के हिसाब से डिस्कशन करेंगे हम लोग। उससे पहले छोटा सा एक कंसेप्ट होगा जिसको डिस्कस करना होगा, अदरवाइज फिर ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। और ये जो कंसेप्ट है इस चीज़ को बहुत पहले एक बार डिस्कस किया था तुम लोगों को, शायद याद होगा तुम लोगों का, केमिकल बॉन्डिंग में ये जब हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में भी इस चीज़ का डिस्कशन हम लोग करके रखते हैं। तो करते हैं उस चीज़ पे डिस्कशन। एक सेकेंड, चलो ध्यान दो। अरे एनोटेशन मत किया करो यार, तुम लोग बहुत नालायक लोग है सब, मेहनत कराते रहता है। रेनबो बनाना शुरू कर देता है सब। चलो ये ध्यान दो। जैसे जब हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करते थे तो जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन कंसिडर करके चले डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर Cl इधर H है, इधर Cl इधर H। तो बस सोच लो कि मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, बस एक बार सोच लो। एक कंपाउंड में पोलैरिटी जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, मतलब मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। और उसके बाद जो सेकंड केस है, ये कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, एक बार सोच के देखो। सिंपल सा केस है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला वाला कंपाउंड देख के मालूम पड़ रहा होगा कि पोलर नेचर का होना चाहिए। अगर पोलर नेचर का है इसका मतलब डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट आराम से नॉन जीरो होगा, जबकि दूसरे वाले केस में डाइपोल वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है। अगर डाइपोल वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर का होगा। सिंपल सा केस था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी डिस्कस कर चुके हैं। मान लो दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, एक बार सोच के देखो। और देख के मालूम पड़ रहा है कि कंपाउंड वाले पार्ट में ऊपर क्लोरीन है नीचे क्लोरीन है, दोनों का डाइपोल एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल वाला पार्ट में डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर होगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर का निकल के आ जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंपाउंड वाला पार्ट पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, सोच के देखो एक बार। कंपाउंड पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा? तो देख के मालूम पड़ रहा होगा कि म्यू वाला पार्ट जीरो टाइप का दिखाई दे रहा है। अगर जीरो टाइप का दिखाई दे रहा है मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं है। मॉलिक्यूल वाला पार्ट पोलर नेचर का होता है। और पोलर नेचर का कैसे है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग के बुकलेट में भी दे रखा होगा, अगर किसी ने बुकलेट सॉल्व किया होगा डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट तो उसको वहाँ पे ये क्वेश्चन मिला होगा। ये जो कंपाउंड है इसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन है, ये OH वाला पार्ट आराम से दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकता है। दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट करने का मतलब एक ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा अगर हम लोग इसका एक कन्फर्मर ले लें तो भी ये कंसिडरेशन लेकर के आ सकते हैं। मतलब ये जो डाईफिनॉल वाला पार्ट है, ये डाईफिनॉल वाला पार्ट दो फॉर्मेट में आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। एक फॉर्मेट में जहाँ पे दोनों H सेम साइड आ गया, और दूसरा अगर बॉन्ड रोटेशन करा दे तो बॉन्ड रोटेशन कराने की वजह से दोनों H अपोजिट साइड में चला गया। तो ये दो पॉसिबिलिटी अगर कंसिडर करके चले हम लोग, मतलब कैलकुलेशन वाले पार्ट में,
तो ये सोच के देखो कि पहला स्ट्रक्चर पोलर है या नॉन पोलर और दूसरा स्ट्रक्चर पोलर है या नॉन पोलर, सोच के देखो। अंशु तुमको दिक्कत हो रहा है क्या इंटरनेट का? अंशु अंशु आवाज आ रही है? ऐसे सोच के देखो, पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, और दूसरा वाला स्ट्रक्चर पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। इससे पहले वाले स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करें तो कार्बन चेन को तो ऑक्सीजन ऊपर खींचेगा और दूसरा ऑक्सीजन नीचे खींचेगा, तो ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट एच वाला पार्ट को ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा और उसके अलावा दूसरा एच वाले पार्ट को भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे एक वेक्टर ऐसा दे रखा है और दूसरा वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में दे रखा है, एग्जैक्टली सेम वेक्टर, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट वाला पार्ट, और दूसरे वाले का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट, सबको आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। अंशु का मैसेज आ रहा है कि सर आवाज नहीं आ रहा। एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा। हाँ, तो इसमें जैसे एक कंपोनेंट जो है, जो वर्टिकल वाला पार्ट है, ये कैंसल आउट करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो सेम डायरेक्शन में है, तो इतना वेक्टर एडिशन तो तुम लोग को आइडिया है फिजिक्स का, आराम से दोनों एड अप होकर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट के साइड में एक डाइपोल क्रिएट करेगा, मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट नॉन जीरो है। जबकि दूसरे वाले केस में ये ऑक्सीजन वाला पार्ट कैंसल आउट करेगा एक दूसरे को, और साथ ही साथ हाइड्रोजन वाला पार्ट भी एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है वो आराम से जीरो के बराबर आएगा। लेकिन ये जो गिवन स्ट्रक्चर है ये तो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे पहले वाले पार्ट को हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म बोल सकते हैं, जबकि दूसरे वाले पार्ट को हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो इस केस में मतलब एग्जैक्टली एंटी फॉर्म दिख रहा है, OH और OH अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में हम लोग का जो दो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म एटलीस्ट, एक फॉर्म एटलीस्ट हम लोगों का जिसमें डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, दूसरे वाले पार्ट में डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर है। अगर एक भी फॉर्म नॉन जीरो हो गया तो जो टोटल मॉलिक्यूल होगा, ये टोटल मॉलिक्यूल वाला पार्ट आराम से पोलर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और एक ये छोटा सा कंसिडरेशन है जो कि एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा, हमको नहीं लगता है कि इस कंसिडरेशन के ऊपर कोई सवाल पूछना चाहिए, लेकिन म्यू नेट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट कंसिडर कर सकते हैं लोग। जैसे मान लो कोई भी एक कंपोनेंट है आई वाला पार्ट, ठीक है, उसके अलावा उस आई वाले पार्ट का कितना मोल फ्रैक्शन है इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे मान लो उसमें हम लोग लास्ट क्लास में जैसा डिस्कशन किया है, तो लास्ट क्लास में हम बोल रहे थे कि हम लोगों को एक लिस्ट फॉर्म से मतलब नहीं होगा, मोस्टली स्टैगर्ड फॉर्म वाले पार्ट में गॉच और एंटी से मतलब होगा। तो हम लोग यहाँ चाहे तो आराम से गॉच वाला पार्ट और एंटी वाले पार्ट का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि एंटी में डाइपोल मोमेंट क्या है और एंटी कन्फर्मर का मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन का मतलब अगर एक मोल लेते तो कितना स्ट्रक्चर एंटी में एग्जिस्ट करेगा और फिर बाकी कितना गॉच में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे म्यू गॉच इंटू एक्स गॉच आराम से मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे एक्स वाला पार्ट जो है ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एक्स ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कन्फर्मर ले सकते हैं। दूसरा अगर एक्स जी है तो इसके इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच कन्फर्मर ले सकते हैं। इसको नोट नहीं करना है, आज नोट्स तुमको भेज देंगे, ये सब चीज़ें बस तुम लोग को देखनी है, क्योंकि आज जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं मेरे हिसाब से जेई के पर्सपेक्टिव में भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका एप्लीकेशन हर जगह है। तो ये तुम्हारे नोट्स कॉपी में बहुत काम का नहीं होगा, बस लेक्चर्स को ढंग से समझ लो, उस चीज़ को हम लोग बहुत बार जगह पे रिपीट करेंगे भी करेंगे, तो इसलिए ये चीज़ अपने आप याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस केस में म्यू ए एक्स ए प्लस म्यू जी एक्स जी ऐसा आराम से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या फिर बेसिकली हम लोग सम्मेशन के फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। सम्मेशन के फॉर्म में काम करने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे आराम से म्यू आई एक्स आई वाला पार्ट कंसिडर करके काम कर सकते हैं। म्यू आई एक्स आई का मतलब जिस भी कन्फर्मर की बात कर रहे हैं उसका डाइपोल मोमेंट कितना है इनटू उसका मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना है, सबका सम्मेशन करते चले जा रहे हैं। तो अगर एंटी लेते हैं तो म्यू ए एक्स ए, अगर गॉच लेते हैं तो म्यू जी एक्स जी, मतलब म्यू नेट किसी भी मॉलिक्यूल का सारे के सारे कन्फर्मर के डाइपोल मोमेंट के एडिशन के पर्सपेक्टिव में चलता है। और एडिशन के पर्सपेक्टिव में चलने का मतलब है कि हम लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करते हैं। इस सम्मेशन वाले पार्ट में केवल इससे मतलब नहीं होता कि हर एक का डाइपोल मोमेंट कितना है, इससे भी मतलब होता है कि हर एक का डाइपोल मोमेंट कितना है और उसका मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना है।
तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्स आई वाले पार्ट का मतलब हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर कन्फर्मर, और दूसरा एक्स की जगह पे यहाँ पे हम लोग म्यू आई लिख लेते हैं। म्यू आई वाले पार्ट में आराम से डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर कन्फर्मर। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। एक ये छोटा सा पार्ट ध्यान रखना जिसको हम लोग इस क्वेश्चन वाले पार्ट में आराम से यूज़ कर सकते थे कि अगर हम लोग का ये OH और OH भी दे रखा होता तो भी हम लोग का मॉलिक्यूल पोलर निकल के आता, ना कि नॉन पोलर। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और हम कराते हैं, खुद से सोच के देखो, ये क्या 2 क्वेश्चन कराते हैं। बस ये डिसाइड करना है कि मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है, बस ये चीज़ डिसाइड करना है। मान लो अगर ये केस दे रखा कि दोनों तरफ CN दे रखा, तब उस केस में क्या होगा। और इसके अलावा दोनों तरफ SH दे रखा, तब इस केस में क्या होगा। सोच के देखो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों सोचने लायक है। ये सवाल जेई के सिलेबस में क्या ही कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला क्या होना चाहिए भाई, एक बार सोच के देखो। पहला वाला पार्ट नॉन पोलर आएगा और दूसरा वाला का केस पोलर आएगा। जिसको भी डाउट है आराम से पूछ सकता है। क्लिक करो, जो होस्ट है उस पर क्लिक करो, उसमें ऑप्शन आएगा मोर में होस्ट का। ये होस्ट है क्या? इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं, शायद मेन कंट्रोल से चेंज किया कोई। हाँ, ये पहले वाला केस में कोई डाउट है किसी को? मोहन, डाउट है? हाँ जल्दी बोल, डाउट है क्या? चलो ध्यान दो। जैसे पहले वाले केस को अगर कंसिडर करें तो पहले वाले केस में CN है, CN वाले पार्ट में C ट्रिपल बॉन्ड N होगा और दूसरे वाले साइड में भी C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। C ट्रिपल बॉन्ड N होने का मतलब है कि हम लोगों के पास दोनों तरफ sp या sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो हम लोग का जो शेप होता है वो शायद ध्यान होगा, केमिकल बॉन्डिंग का 2-3 टेस्ट दिया है, लीनियर शेप होगा। अगर लीनियर शेप है तो इसका दूसरा ओरिएंटेशन नहीं हो सकता। देख कैसा लग रहा था कि पहले C ट्रिपल बॉन्ड एक साइड में हो गया और दूसरे साइड चला गया, बट इधर एक साइड दूसरे साइड का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर शेप में आ रखा। तो अगर लीनियर शेप में है तो सीधा यहाँ से CN वाला पार्ट हॉरिजेंटली इसको राइट साइड में खींचेगा और दूसरा वाला पार्ट हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड में इसको खींचेगा। तो दोनों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट आराम से 0 कंसिडर कर सकते हैं। बट दूसरे वाले केस में SH और SS दे रखा। अब यहाँ पे जो हम लोग का मॉलिक्यूल है वो लीनियर शेप निकल के नहीं आएगा। एक साइक्लोहेक्सेन है, SH वाला पार्ट जब कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में आराम से sp3 हाइब्रिडाइजेशन ले सकते थे। वैसे एक चीज़ है यहाँ पे, सल्फर का लोन पेयर रेजोनेंस में है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है तो हाइब्रिडाइजेशन में उसको काउंट नहीं करेंगे। ये जो पॉइंट है ये 5वीं बार रिपीट कर रहा है और आगे जाने के बाद और भी 5-6 बार रिपीट करेंगे। लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में जाएगा तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 भी रहा तब भी उस केस में हम लोग का एक लोन पेयर है, इसका मतलब बेंड शेप निकल के आएगा, स्ट्रेट तो नहीं निकल के आने वाला। तो बेंड शेप का मतलब है कि दूसरे वाले साइड को भी कंसिडर करें तो इधर हाइड्रोजन नीचे के फॉर्मेट में हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, या फिर
ऊपर के डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो जब ऊपर के डायरेक्शन में होगा और इधर राइट वाला पार्ट नीचे के डायरेक्शन में, तब डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। बट अगर दोनों सेम साइड हो गया तो डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। और जब हम लोग सारे के सारे पार्ट का कॉम्बिनेशन कराएंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट हम लोग का हमेशा कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही आएगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो एक ये डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट का कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखना। ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं होता, लेकिन बस ये कंसेप्ट काम का होता है कि अगर हम लोगों का एक मॉलिक्यूल के अंदर का दो या उससे ज़्यादा कन्फर्मर एग्जिस्ट कर सकता है और कोई ना कोई एक कन्फर्मर में डाइपोल मोमेंट है, जिसका मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ डाइपोल क्रिएट होगा ही होगा। इस एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब इसको इतना लाइटली मत लेना, इस टॉपिक को, डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट को। सुनने में बहुत आसान लगता है कि बस कैंसिल आउट कर दिए, बट कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म इंक्लूड करके या फिर हम लोग इसमें रेजोनेंस वाले पार्ट को इंक्लूड करके चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कार्बोनेट आयन है CO3 2-, तो देख कैसा लगेगा CO3 2- वाले पार्ट में, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज। हाँ विशाल, कोई डाउट है क्या? विशाल, मान लो इसे कार्बोनेट आयन दे रखा, तो कार्बोनेट आयन वाले पार्ट में अगर पूछेंगे कि हम लोगों का मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, तो इसको देख के तो ऐसा ही लगेगा कि डबल बॉन्ड वाला का जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और मान लेते हैं कि दोनों ऑक्सीजन अपने तरफ खींचे भी, तो भी तीनों फोर्सेस इक्वल नहीं है। जैसे फिजिक्स में एक टर्म सुना होगा NLM में, लामीज थ्योरम। बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अगर इक्वल फोर्सेस को इक्वल एंगल पे अलाइन कर दें, मतलब अगर दो फोर्स है तो इक्वल एंगल का मतलब हो गया 180 डिग्री। अगर तीन फोर्सेस हैं तो इक्वल एंगल का मतलब हो गया 120 डिग्री। अगर चार फोर्सेस हैं तो 90 डिग्री वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर इक्वल फोर्सेस को हम लोग इक्वल एंगल पे अलाइन कर दें तो उस केस में जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा कि बॉन्ड्स इक्वल टाइप के नहीं है। अगर बॉन्ड्स इक्वल टाइप के नहीं है मतलब तीनों फोर्सेस इक्वल नहीं है। अगर अनइक्वल है तो नेट फोर्स हमेशा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा मानते हुए चले, तो इसमें पॉइंट ये हो जाएगा कि मॉलिक्यूल तो हम लोग को दिख रहा है कि हाँ भाई अनइक्वल फोर्स है, मतलब डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट भी अनइक्वल टाइप का है हर एक बॉन्ड का, तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। लेकिन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने की वजह से मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोग की तरफ हर एक ऑक्सीजन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और उसके अलावा हर जगह पे -2/3 चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ये शो कर रहा है कि सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। अगर सब कुछ एग्जैक्टली सेम है इसका मतलब हम लोग का जो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली जीरो के बराबर निकल के आ जाएगा। ये हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे इस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये पॉइंट हम लोग रेजोनेंस में भी डिस्कस किए थे कि इन जनरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सारे के सारे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, ओवरऑल सारे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे बॉन्ड लेंथ हो गया या फिर डाइपोल मोमेंट हो गया, इस तरह के प्रॉपर्टीज को, या बॉन्ड एंगल हो गया, इस तरह के प्रॉपर्टीज को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उनको एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड वाले पार्ट की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक ये कंसेप्ट हो गया कि अगर हम लोग एक से ज़्यादा कन्फर्मर एग्जिस्ट करा सकते हैं तो हर एक के डाइपोल मोमेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस वाले पार्ट में आना शुरू करेंगे। क्वेश्चंस वाले पार्ट में हो सकता है कि कुछ, एक तो सीधा कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, या दूसरा पार्ट हम स्टेटमेंट के फॉर्म में बात कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट तुम लोग को मेंशन करना है कि हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये करना ज़्यादा बेटर होगा। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ट्राई करके देखो, सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। कॉपी में चाहे तो ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान दो। जैसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चले तो इसमें पहला कंसिडरेशन ये है कि इथाइलिन ग्लाइकोल हैज गॉच फॉर्म more stable than antiform. Ethylene glycol has
गॉच फॉर्म मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, ट्रू है या फॉल्स है। और इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, हम लोग आराम से ग्लाइकोल कंसिडर कर सकते हैं इस चीज़ को। इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब, ये जब भी वर्ड इथाइलिन यूज करेगा तो दो CH2 को आपस में अटैच करके रखो और इन दोनों CH2 पे अलग अलग साइड से बॉन्ड बना सकते हैं। ग्लाइकोल वाले पार्ट में हम लोग दो OH ग्रुप डाल के चलते हैं। इस चीज को हम लोग इथेन 1,2 डायोल भी बोल सकते हैं आराम से। पहला स्टेटमेंट सोच के देखो, ट्रू है या फॉल्स है। सोचो ये पहले वाला केस में क्या स्टेबिलिटी का फैक्टर होगा। वैसे लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को कि इथाइलिन ग्लाइकोल वाला पार्ट में गॉच फॉर्म मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म है। तो जैसे अगर कभी भी ऐसा सवाल देगा तो सवाल वाले पार्ट में सबसे पहले तो यही देखना, एक मिनट, क्या, हाँ, कभी भी ऐसा सवाल देगा तो सवाल वाले पार्ट में पहले उसका गॉच फॉर्म बना के देख लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिक तरीका है, सीधा गॉच फॉर्म बना लो। जैसे अगर हम लोग गॉच फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ दिख रहा है कि हम लोग के पास फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप है, बैक कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप है। तो सीधा बस जो बल्कियर ग्रुप होंगे या जिन ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है उसको गॉच पोजीशन पे डाल दो और यहाँ देख के पता चल जाएगा। जैसे एक चीज दिख रहा है यहाँ पे कि हम लोग के पास स्ट्रक्चर वाले पार्ट में एक OH है और दूसरा एक और OH है, तो यहाँ का H वाला पार्ट आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर ये दिख रहा है कि हम लोग के ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो इस केस में आराम से हम लोग गॉच फॉर्म बना के भी कंसिडर कर सकते हैं इस चीज़ को। एक OH हो गया और दूसरा OH हो गया, यहाँ पे दिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोगों का जो गॉच फॉर्म होगा दैट विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, हम लोग ऐसा आराम से मेंशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे एक तो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा, ये नाम ध्यान रखना है, इथाइलिन ग्लाइकोल वर्ड यूज़ करो या फिर ग्लाइकोल वर्ड यूज़ करो, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ है और उसको हम लोग इथेन 1,2 डायोल भी आराम से बोल सकते हैं। ये कॉमन नेम याद रखना क्योंकि ग्लाइकोल वाला पार्ट का कॉमन नेम एनसीईआरटी में दे रखा है तो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछने लायक ये पार्ट होता है। इस एक पार्टिकुलर पार्ट को ध्यान रखते हुए काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा मेंशन कर सकते हैं जैसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में ही द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोल इज नॉन पोलर, ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। चाहे तो कॉपी में भी नोट करने की जरूरत नहीं, नोट्स मिलेगी तुम लोगों को, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोल इज नॉन पोलर, ट्रू है या फॉल्स है, सोच के देखो। फॉल्स। जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया है कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म ग्लाइकोल वाले केस में कौन सा है, गॉच। तो गॉच वाले पार्ट में दोनों OH सेम साइड में है, अगर दोनों OH सेम साइड में है तो एक का डायपोल मोमेंट ऊपर के डायरेक्शन में, दूसरा भी ऑलमोस्ट एंगल पे ऊपर के डायरेक्शन में है, तो दोनों का कंपोनेंट बीच में कहीं निकल के आएगा। जिसका मतलब मॉलिक्यूल वाले पार्ट में पोलैरिटी रहेगा, अगर पोलैरिटी रहेगा तो मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, यहाँ नॉन पोलर दे रखा, इसका मतलब आराम से फॉल्स स्टेटमेंट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी फॉर्म ऑफ इथाइलिन डाइअमीन इज मोर स्टेबल, एंटी फॉर्म ऑफ इथाइलिन डाइअमीन इज मोर स्टेबल। इस बार स्ट्रक्चर खुद से सोच के देखो, इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए।
एंटी फॉर्म ऑफ इथाइलिन डायमीन इज मोर स्टेबल। पहले तो इथाइलिन डायमीन वर्ड मेंशन किया है, तो अगर इथाइलिन डायमीन मेंशन किया है तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर सोच के देखोगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तुम लोग अभी मेंशन किया था, स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हमेशा हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चलते हैं। ये जैसे इथाइलिन बोला तो इथाइलिन का बेसिक मतलब क्या है, 2 CH2 होना चाहिए, और 2 CH2 के साथ डाई अमीन बोला, डाई अमीन का मतलब NH2, तो NH2 के साथ NH2 कंसिडर कर सकते हैं। तो सीधा यहाँ दिख रहा कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इसका मतलब हम लोगों का गॉच फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, जबकि यहाँ बोल रखा है एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल, तो आराम से फॉल्स स्टेटमेंट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करके देखो। सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट में जैसे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है। अगर इन 3 एटम्स के साथ हाइड्रोजन होते हैं तो उस केस में आराम से H वाला पार्ट के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर हाइड्रोजन है और दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर अगर लोन पेयर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, जो कि यहाँ दिख रहा। यहाँ पे आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा सकते हैं। यस सर, तो अपना ही मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? तो इंट्रामोलिकुलर नहीं होता है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस सर। इनफैक्ट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर या मोर स्टेबिलिटी देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका एक और रीजन भी है जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेट करके काम कर सकते हैं, बट कैसे रिलेट करके काम कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा वेट करो, कभी डिस्कस करेंगे उस थोड़ा वेट करने के बाद कि इंट्रामोलिकुलर जब भी काम होता है तो उस केस में स्टेबिलिटी का फैक्टर थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट होता है। एक्चुअल में स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं होता, एंट्रोपी का फैक्टर होता है, बट हम लोग रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In acidic medium, antiform of ethylene diamine will be more stable. Will be more stable. एसिडिक मीडियम का क्या सिग्निफिकेंस है, सोच के देखो एक बार। सर ट्रू होगा। होगा का? फॉल्स। चलो ध्यान दो, जैसे इथाइलिन डायमीन दे रखा और एसिडिक मीडियम दे रखा, तो एसिडिक मीडियम का क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे CH2 के साथ CH2 है और यहाँ वाले पार्ट में NH2 और दूसरा NH2 दे रखा, तो इतना सबको मालूम है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, इसका मतलब बेसिक मीडियम होता है, मतलब बेसिक पार्ट है ये। अगर एसिडिक मीडियम में इस चीज़ को डालेंगे तो इस केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर H+ ऐड होगा, बेसिकली बेस वाला पार्ट H+ ऐड करेगा, दूसरा बेस भी H+ ऐड करेगा। तो जब दोनों के दोनों बेसेस H+ ऐड करेंगे तो आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में NH3+, दूसरे साइड भी NH3+ का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो जब दोनों तरफ NH3+ आएगा, अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कंसिडर करें, काम करते इसको नीचे मेंशन कर देते हैं। एक साइड में NH3+ और दूसरे वाले साइड में भी NH3+, तो जब दोनों तरफ NH3+ आएगा तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर ऐसा कंसिडर करें तो नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन तो है, बट दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर पहले एक लोन पेयर था, अभी लोन पेयर नहीं है। तो अगर लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे वाले साइड में लोन पेयर भी या नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट भी होना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करके चले कि हम लोगों के NH3+ के रिस्पेक्ट में दूसरे साइड NH3+ है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दोनों चार्जेस के बीच में, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोमिनेंटली एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फैक्टर आएगा। और एक चीज़ तुम लोगों को ध्यान होगा
कि हम लोगों का आयनिक बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू हम लोग के कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर उसके आगे जाने पे हाइड्रोजन बॉन्ड का सीरीज आता है, तब जाके वन डबल फोर्सेस आते हैं। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड का इंट्रैक्शन, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का जो इंट्रैक्शन है, वो इंट्रैक्शन वाला पार्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग इंट्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो रहा था एक चीज़, और उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी हो रहा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो भी हम लोग इस केस में दिमाग नहीं लगा सकते थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनी हाउ थोड़ा वीकर नेचर का फोर्स होता, आराम से यहाँ पे एंटी वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू गॉच। तो इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखना जहाँ पे हम लोग एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम कंसिडर करके काम कर सकते हैं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में बोलते कि बेसिक मीडियम होता तो क्या होता, तो बेसिक मीडियम वाले पार्ट में अमाइन खुद भी बेस है, दो बेसेस आपस में कभी रिएक्ट नहीं करते। तो अगर रिएक्ट नहीं करते मतलब अगर इसी चीज़ को हम लोग बेसिक मीडियम में डालते हैं तो अपना जो स्ट्रक्चर जैसा है CH2 के साथ CH2, उसके अलावा यहाँ पे NH2 और NH2, स्ट्रक्चर जैसा है एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही एग्जिस्ट करता, और अगर वैसे का वैसे ही एग्जिस्ट करता तो आराम से मेंशन कर सकते थे कि चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग के स्ट्रक्चर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आराम से है, कोई चार्जेस नहीं है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो हम लोग आराम से गॉच मोर स्टेबल देन एंटी कंसिडर करके काम कर सकते हैं। एक ये केस है जिसको तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। तुम लोग एक वर्ड यूज किया था स्टीरियो आइसोमरिज्म वाले पार्ट में, अमीनो एसिड। जैसे अमीनो एसिड में मान लो ऐसा स्ट्रक्चर अगर लेके चले CH2 CH2 COOH, और उसके अलावा दूसरे CH2 वाले पार्ट पे NH2 वाला पार्ट, और इसमें पूछ रहे हैं कि गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, अगर ऐसा सवाल पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे इस एक पार्टिकुलर केस का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे एक हम लोग टर्म यूज करेंगे जो कि आगे भी यूज करेंगे, वर्ड यूज करते हैं ज्विटर आयन। ये चीज कहीं कहीं पे आयनिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इसलिए हम आयनिक इक्विलिब्रियम का एडवांस वाला पार्ट 11th क्लास में अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, ज्विटर आयन, इस तरह के टर्म्स हम लोग क्लास 12 के बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर में पढ़ते हैं, वहाँ पे आएगा ये चीज कि ज्विटर आयन क्या होता है, तब जाके हम लोग उस चीज को डिस्कस कर पाएंगे। उसमें होता क्या है नॉर्मली, जैसे NH2 वाला पार्ट मालूम है बेसिक पार्ट है, जबकि COH वाला पार्ट एसिडिक पार्ट है। तो अगर ऐसा इसका डायग्राम कंसिडर करें हम लोग, CH2 के साथ CH2, नीचे COH है और दूसरा NH2, तो ये जो NH2 है ये बेसिक पार्ट है, जबकि COH वाला पार्ट एसिडिक पार्ट। तो नॉर्मली दोनों के दोनों खुद ही आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। आपस में रिएक्शन करने का मतलब है कि एसिड H+ लूज करेगा और बेस H+ गेन करेगा, तो यहाँ से NH3+ का फॉर्मेशन होगा और दूसरा CO- का फॉर्मेशन होगा। जब भी कभी एक मॉलिक्यूल अपने आप को डाइपोल के जैसा कन्वर्ट कर ले रहा है, मतलब दो आयनिक फॉर्म में, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, जब भी कभी एक मॉलिक्यूल खुद से आपस में एसिड बेस का ट्रांसफर करके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, तो इस तरह के केस को हम लोग ज्विटर आयन बोल सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने का है। तो जब ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा तब इस केस में, अब अगर हम लोग कंसिडर करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट हो सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है और CO-, तो आराम से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज का आप एक्स्ट्रा ध्यान रखना, अगर प्रोमिनेंटली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स है, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो CO- और NH3+, आराम से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट वर्क कर सकता था, लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं भी होता तो अपने को कोई दिक्कत नहीं था, उसके बिना भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जो कि ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स है। इसका मतलब गॉच विल बी एनी टाइम मोर स्टेबल देन एंटी, आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ वाले पार्ट में गॉच मोर देन एंटी मतलब अपना ट्रू स्टेटमेंट है। इस एक पार्ट का ध्यान रखना, जहाँ पे एसिडिक मीडियम दे रखा हो तो एसिड के साथ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये सोचा जा सकता है, बेस के साथ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये सोचा जा सकता है, न्यूट्रल मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कभी कभी अगर अमीनो एसिड दिया
या कोई भी ऐसा पार्ट दिया जहाँ पे मॉलिक्यूल में खुद ही एसिड बेसिस के बीच में रिएक्शन हो सकता है, तब भी उस केस में आराम से हम लोग रिएक्शन करा के ज्यूटर आयन बना के स्टेबिलिटी वाले पार्ट का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का थोड़ा ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर आयंस में कन्वर्जन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। और इसके बाद फिर हम लोगों का सबसे लास्ट टॉपिक होता है जिसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अपना हेडिंग है कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और इस टॉपिक में पहले एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करना होता है हम लोग को। सबसे छोटा सा पार्ट, ये फैक्ट वैसे याद रखना होगा, बहुत बार रिपीट होगा, याद रखना ही रखना होगा टॉपिक में। जैसे सबसे पहला कंसिडरेशन अपने पास, हाँ बोलो। ज्यूटर आयन क्या था? ज्यूटर आयन बोला तो था कि एक जब हम लोग किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर H+ का ट्रांसफर कराते हैं, ट्रांसफर कराने का मतलब है कि एक पार्ट से H+ उठ करके दूसरे पार्ट पे ऐड हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। जब भी कभी एक मॉलिक्यूल के अंदर दो इक्वल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं आपस में रिएक्शन करने के बाद, तो उस केस में मॉलिक्यूल इन जनरल इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके इस आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उस चीज में हम लोग टर्म ज्यूटर आयन आराम से बोल सकते हैं। मतलब दो इक्वल चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल में, तो वहां पे हम लोग टर्म ज्यूटर आयन आराम से मेंशन कर सकते हैं। चलो ध्यान दो, जैसे जब पहला लेक्चर डिस्कस किए थे तो पहले लेक्चर वाले पार्ट में वॉन डर वाल स्ट्रेन वर्ड मेंशन किया था, टॉर्शनल स्ट्रेन मेंशन किया था, और एक और वर्ड मेंशन किया था वहाँ पे एंगल स्ट्रेन। बट अभी तक एंगल स्ट्रेन वाले पार्ट पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग कि एंगल स्ट्रेन होता क्या है। तो जब ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, ये एंगल स्ट्रेन भी है, वॉन डर वाल स्ट्रेन भी है और टॉर्शनल स्ट्रेन भी है, बट एंगल स्ट्रेन का अभी तक कोई डिस्कशन नहीं आया। तो डेफिनेटली कुछ तो कहीं ना कहीं रिलेशन होगा ही होगा। जैसे मान लो एंगल स्ट्रेन में बोला था जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम लोग का जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर होना चाहिए आइडियली। लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन में तो एंगल 60 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब अपना बॉन्ड एंगल वाला पार्ट 109 के जगह पे किसी दूसरे एंगल पे चला गया। तो जब भी कभी आइडियल बॉन्ड एंगल से हम लोग के पास डेविएशन होगा, तब उस केस में हम लोग आराम से उस डेविएशन के वजह से मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। जिसका एग्जांपल भी बोला था कि अगर तुम्हारा हाथ जो है उसको मुड़े, तो जो तुम्हारा नॉर्मल एंगल है, जैसे मान लो जो हम लोग आर्म्स की बात करते हैं, वो आर्म्स वाला पार्ट इस एंगल पे अगर, तो इस केस में अगर इस एंगल के जगह पे इसको उल्टे डायरेक्शन लेके जाने की कोशिश करेंगे तो हाथ में स्ट्रेन डेवलप होगा। तो जब अपने नॉर्मल एंगल से हम लोग अपने हाथ को मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में जो डेविएशन होगा उसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन। मॉलिक्यूल में भी एक्जैक्टली सेम टाइप से कंसिडर कर सकते हैं। और ये पार्ट तो मालूम है कि स्ट्रेन जितना हाइयर होगा उस केस में स्टेबिलिटी उतना ही लोअर निकल के आना शुरू कर जाता है। तो इस केस में जैसे एक चीज देख सकते हैं, वैसे केवल देखने की चीज है, इसका ऑर्डर से कोई रिलेशन नहीं है। अगर साइक्लोहेक्सेन है तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री हो गया। अगर साइक्लोब्यूटेन है तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर साइक्लोप्रोपेन है तो उसकी इसमें बॉन्ड एंगल वाला पार्ट ये कितना होना चाहिए भाई, सोच के देखो। कितना हो गया बॉन्ड एंगल? 104। 104। अब अच्छा पंडुक आदमी। बॉन्ड एंगल 104 होगा? शर्म आया बोलते हुए? जल्दी बताओ भी कितना होगा? 72। 72? ये एंगल 72 दिखाई दे रहा है तुमको? हे भगवान! अबे क्या मैथ्स पढ़ाई करता है भाई तुम लोग, इसलिए तुम लोग का मैथ्स खराब है। 9th-10th के स्टूडेंट्स का जवाब सवाल ही है। 72 बोल रहे, कौन बोला था 72? अब बताएगा भी नहीं। कितना एंगल होगा भाई? 108। 108। बहुत नालायक लोग यार तुम लोग। 72 ये एंगल होगा कि अंदर वाला एंगल होगा? इतना मैथ्स तो मेरा भी खराब नहीं था जितना तुम लोगों का खराब है। तुम लोग का अच्छा मैथ्स मेरे खराब मैथ्स से खराब है। सोच लो कि तुम्हारा कितना मैथ्स खराब है। चलो ध्यान दो, 60 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ वाले पार्ट में 108 डिग्री। और अगर मान लो साइक्लोहेक्सेन लेके चले, यहाँ कितना एंगल होना चाहिए? आपको जवाब ही नहीं देगा। 72 सर। यहाँ भी 72 होगा? अबे कौन सी तरफ से तुम लोगों को 72 दिखाई दे रहा है भाई? 120 है। 120।
120 120 एंगल होगा। अरे 72 फिर बोल रहा है, गलती से 72 पे कहाँ से आ गया, 60 बोला तो समझ में आता। एंगल वाला पार्ट 120 डिग्री के बराबर होगा। तो जैसे एक चीज दिख रहा है कि होना चाहिए था 109 डिग्री, बट 60 डिग्री पे है, मतलब 60 डिग्री का वेरिएशन है। 109 को चलो मान लेते हैं 110 है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 20 डिग्री का वेरिएशन है, यहाँ वाले पार्ट में टोटल 1 डिग्री का वेरिएशन है, और लास्ट वाले केस में हम लोग के पास टोटल वापस से 11 डिग्री का वेरिएशन है। तो जिधर डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा उधर स्टेबिलिटी सबसे कम निकल के आएगा, क्योंकि एंगल स्ट्रेन वाला पार्ट अपना हाई होगा ही होगा। तो सबसे लेस स्टेबल 3 मेंबर रिंग निकल के आना चाहिए, फिर 4 मेंबर रिंग वाला पार्ट, फिर 6 मेंबर रिंग, फिर 5 मेंबर रिंग। मतलब स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है अपने रिंग के केस में, वो नॉर्मली 5 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 6, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 3 होना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक्चुअल में इस तरीके से प्लानर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। केवल ये 3 मेंबर रिंग प्लानर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में केवल 3 मेंबर रिंग प्लानर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो 4 मेंबर रिंग है वो इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। मतलब मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस का तरीका ये है ताकि एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम हो पाए, क्योंकि मॉलिक्यूल इससे अपने स्टेबिलिटी वाले पार्ट को बढ़ा के रखना चाह रहा है। तो अगर वो प्लानर होता तो उसमें 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेन चल रहा है, जबकि इस वाले केस में जो एंगल वाला पार्ट है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। तो अगर इंक्रीज करता है तो स्ट्रेन थोड़ा कम होना शुरू होता है। इनफैक्ट जो 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग वाला पार्ट भी अपने आप को किसी दूसरे फॉर्म में रखता है। इस चीज़ को हम लोग इनवेलप शेप बोलते हैं। तो देखने में लगता है कि हम लोग का पेंटागन है, बट एक्चुअल में मॉलिक्यूल इनवेलप शेप में होता है। और जो 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग वाला पार्ट अपने बॉन्ड्स वगैरह को रोटेट कर करके अपने आप को चेयर फॉर्म में रखता है। चेयर फॉर्म में रखने का मतलब, जैसे अगर चेयर है तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, बस उसमें नीचे डंडा नहीं है। डंडा अगर नहीं है तो डेफिनेटली गिरेगा चेयर, बट अदरवाइज चेयर फॉर्म को देखने का तरीका ये है। सबसे नीचे वाला पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट के पीछे ये पॉइंट रहेगा, दोनों पॉइंट्स यहीं पे है, क्रॉस और डॉट से मेंशन कर देते हैं। फिर इस पॉइंट के पीछे ये क्रॉस वाला पार्ट, तो डॉट के पीछे क्रॉस वाला पार्ट, और फिर ऊपर का पॉइंट ऊपर मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में चेयर फॉर्म होने की वजह से एग्जैक्टली यहाँ पे जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर निकल के आता है। तो लगता था कि ऐसा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, लेकिन जो एक्चुअल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो इन दोनों में, मतलब इसमें से एक भी नहीं रहता। 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल है, 3 मेंबर रिंग सबसे लीस्ट स्टेबल है, लेकिन स्टेबिलिटी में 6 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 5 मेंबर रिंग का नंबर आता है, फिर उसके बाद 7 का, फिर उसके बाद 4 का, उसके बाद 3 का। इस एक ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग सिलेबस में 7 मेंबर रिंग तक के स्टेबिलिटी को कंसिडर करना है, उसके बाद कोई भी ऑर्डर को कंसिडर नहीं करना होता है। और ये जो ऑर्डर है मल्टीपल टाइम रिपीट होगा, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म जब डिस्कस करना शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर उसके बाद वाले पार्ट से, तो मल्टीपल बार ये चीज रिपीट होगा। 6 5 7 4 3, 6 5 7 4 3, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग ऑर्डर, 3 मेंबर रिंग बहुत अनस्टेबल है, 5 और 7 में 5 वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 7, क्योंकि एंगल स्ट्रेन सबसे कम 6 में होता है, बिल्कुल 0 होता है। थर्ड में एंगल स्ट्रेन सबसे हायर होता है। इनफैक्ट ये जो एंगल स्ट्रेन का पार्ट है यही एक पार्ट होगा जिसके बेसिस पे हम लोग थर्ड मेंबर रिंग को बार बार ब्रेक करने की टेंडेंसी में रहते हैं, क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत हाई होने की वजह से मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल मतलब ज़्यादा रिएक्टिव। तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं अभी रिएक्टिविटी हाई हो रहा है, आराम से कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी के फॉर्म में इस चीज़ को हम लोग आराम से डिस्कस करते हुए काम कर सकते हैं। ये एक ऑर्डर याद रखना ही रखना होगा। खैर ये ऑर्डर तो एक फैक्ट है जिसको ध्यान रखना है, लेकिन इसके आगे फिर हम लोग चेयर फॉर्म का डिस्कशन शुरू करते हैं आराम से, कि मॉलिक्यूल चेयर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, सारे बॉन्ड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या कन्फर्मर हो सकते हैं, ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो उससे रिलेटेड पहले तुम लोग एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे अभी, जिसमें कुछ कुछ वेरिएशन दिखा रखे, फिर उसके बाद उस चीज़ को थियोरेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि है थोड़ा सा इमेजिनेशन का पार्ट है, याद रखना तुमको थियोरेटिकली ही है, बट है थोड़ा सा इमेजिनेशन का पार्ट। तो वीडियो देखना शुरू करो, मूवी चलेगा कुछ देर, 15 मिनट का शायद से वीडियो है, 15 मिनट भी नहीं देखना है, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा ही उसमें पार्ट रहेगा जो देखना है। तो उस चीज़ को दिखाना शुरू करते हैं, अपने स्क्रीन पे देखते रहना आराम से।
और उसमें बीच में कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। जैसे मेरे पास ये बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर तो है, ये हम नॉर्मली क्लास में प्रॉपरली शो करते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड्स किस तरीके से होते हैं, लेकिन इसमें ठीक ठीक एक्सप्लेन कर रखा है डायग्राम में जो दिख रहा था हमको। और कुछ एक पार्ट शायद मिसिंग है, तो उस एक पार्ट को हम अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। हम लोग देखना शुरू करते हैं, एक सेकेंड। और किसी को अगर कोई डिफिकल्टी हो रहा होगा तो बता देना कि सर आवाज़ नहीं आ रहा, और दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, आराम से मेंशन कर देना, ठीक है। आवाज़ आ रहा होगा ना सबको बैकग्राउंड में वीडियो का? नो सर। नहीं आ रहा है सर। वीडियो का वीडियो का आवाज़, आवाज नहीं आ रहा। वीडियो का आवाज़ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। वीडियो का आवाज़ क्यों नहीं आ रहा भाई? ओके, हाँ ठीक है, अब बताना। Let's take a look at the model kit. You can follow along by getting your own kit. आ रहा है ना वीडियो का आवाज़? यस सर आ रहा है। चलो ठीक है, ओके ओके। चलो देखो एक बार ढंग से Let's आराम take a से look at देखो। the model kit. You can follow along by getting your एक own बार देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर प्लानर नहीं है एक्चुअल में। हम लोग साइक्लोहेक्सेन मान के चल रहे थे, बट एक्चुअल में यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लानर नहीं है। हम लोग थोड़ा बहुत एनोटेशन यूज करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान रखना। तुम लोग अपने तरफ से एनोटेशन मत करना, शायद से हम कंट्रोल बंद भी कर रखे हैं, बट हम एनोटेशन यूज कर रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो एक सेकंड रुक जाओ। own kit at leversi.com/kit. Here we have a cyclohexane where each of these represents a carbon atom with 4 bonds. So we have 2 going to the ring and 2 hydrogen atoms. If we look at a top-down view, it kind of looks like a hexagon, but take a look what happens when I try to flatten it out. Do you see how it looks like the जैसे उसमें एक चीज दिखाया अभी, ऐसा बोला कि अगर हम लोग उसको ऊपर से देखेंगे, जो स्ट्रक्चर रखा था यहाँ पे मतलब नीचे, ये अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाले पार्ट को ऊपर से देखेंगे तो देखने में साइक्लोहेक्सेन हम लोग को मतलब एक हेक्सागन के जैसा दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में जब इस स्ट्रक्चर को फ्लैट करेंगे हेक्सागन बनाने के केस में, तो एक चीज देखना है, इसके आगे का जो बॉन्ड है वो बेंड होना शुरू हो जाएगा कहीं कहीं पे। kind of looks like a hexagon, but take a look what happens when I try to flatten it out. इसको फ्लैट करेंगे तो बॉन्ड बेंड होना शुरू हो गया, देखिए You मालूम see पड़ how रहा it है। looks like the kit is about to break? This molecule is very, very unstable, and if I leave it as a flat hexagon, it will break. Carbon atoms will compensate for this by trying to readopt that 109.5 configuration as follows. We'll take the nearby carbons and bend them, alternating up and down. Now it looks like a nice and comfortable conformation. Take a look. Every other carbon, one is up, one is down, up, down. But all the carbon atoms appear to have that comfortable 109.5 configuration, making it much more stable. In fact, cyclohexane is the most stable cycloalkane because it can adopt this configuration. I have seen chair conformations represented in some ridiculous ways that tell us nothing about what's going on, where your substituents are located, what atom is up or down. That doesn't work. Instead, let's see how to take our model kit and put it onto 2-dimensional paper using the drawing chair conformation tutorials linked below. We'll start with the simple parallel lines for the chair, add the carbon that is facing up, the carbon that is facing down, and then we'll go ahead and add our substituents. I've added color substituents to help you follow along. Notice that I have red in the up position इसमें एक चीज देखना है तुम लोग को, और भी and blue देखना in है the down, थोड़ा। and this एक चीज देखो, जैसे ये जो तीनों ऊपर के ऑरेंज वाले बॉन्ड है, तो एक चीज देखो, जैसे अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें जहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं, इस पे एक ऑरेंज बॉन्ड है, बगल वाले पे ऑरेंज बॉन्ड है, पीछे वाले में भी एक ऑरेंज बॉन्ड होगा, उसके आगे पीछे वाले में ऑरेंज बॉन्ड है, हर एक जगह पे एक एक ऑरेंज बॉन्ड है। लेकिन जिस पार्ट पे ऑरेंज बॉन्ड ऊपर के डायरेक्शन में है, उसके अगल बगल में कोई भी ऑरेंज बॉन्ड ऊपर के डायरेक्शन में नहीं है, उसके थर्ड बॉन्ड पे ऑरेंज वाला पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद इस साइड से भी यहाँ का ऑरेंज बॉन्ड ऊपर के डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टली फ्लैट डायरेक्शन में है, एक पार्ट वर्टिकली ऊपर है। सिमिलर टाइप से जो हम लोग का ब्लू वाला पार्ट है वो भी एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो ब्लू बॉन्ड है ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल है, जबकि एक ब्लू बॉन्ड इसके बगल वाले एटम को छोड़ दो तो यहाँ का ब्लू बॉन्ड, उसके बगल वाले को भी छोड़ दो तो तीसरा ब्लू बॉन्ड, मतलब हर एक अल्टरनेट वाले पार्ट
वर्टिकली नीचे थे और हर एक अल्टरनेट वाले पार्ट वर्टिकली ऊपर के डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस एक एग्जिस्टेंस का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है। चलो ध्यान देखो, अब आगे देखो। Constituents to help you follow along. Notice that I have red in the up position and blue in the down, and this is just to differentiate between the hydrogen atoms. Why is this called a chair conformation? Well, if I line it up like this, I want you to imagine a beach chair. This is where you put your head, this is where you put your body, this is where you relax your legs, and you just lay down and relax on this chair गोवा मत पहुंच जाना, बीच चेयर बता दिया है तो गोवा का इमेजिनेशन मत करने लग गया। ठीक है, चेयर बता दिया तुम लोग किस फॉर्मेट में रहेगा, तो सिंपल चेयर समझ लेना। conformation. Studying organic chemistry, of course. Now let's see this in 2 dimensions on the screen. I've matched up the colors to help you see clearly what is going up, what is going down, and where everything faces. Now that we have it on the kit and in the drawing, let's try to understand exactly what it is that we're looking at. There are 4 ये पार्ट थोड़ा इसमें शायद गलत बनाया हुआ है। यहाँ पे ये जो रेड वाले पार्ट को हम माउस से पॉइंट कर रहे हैं, ये पार्ट थोड़ा गलत है। इसे ये पार्ट वर्टिकली ऊपर है तो उसका थर्ड बॉन्ड वर्टिकली ऊपर होगा ऑरेंज वाला, और ये भी वर्टिकली ऊपर होगा। जैसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। मतलब जो अल्टरनेट पोजीशन, जैसे एक चीज़ देखो, इधर वाला पार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड था तो इसका जो थर्ड बॉन्ड है ये पार्ट, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, दूसरे साइड से भी थर्ड बॉन्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो एक पार्ट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसके अल्टरनेट एटम्स भी वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे। ऑरेंज वाला पार्ट वर्टिकली अपवर्ड है तो उसके अल्टरनेट वाले बॉन्ड्स वर्टिकली अपवर्ड नेचर में ही होने चाहिए, वो कभी भी डाउनवर्ड नेचर में नहीं हो सकते। things you need to recognize when looking at a chair conformation to help you understand everything that's about to follow, from stability, interactions, and even what's going to happen in your reaction mechanisms. The first 2 are simple. If I take the cyclohexane and I look at it from top down or look at it from the side, I want to clearly distinguish between the substituents that are facing up and out of the page compared to substituents that are facing down or going into the page. We've shown this on the kit with red hydrogens facing up and blue hydrogens facing down. And we'll show this on the hexagon where the red hydrogens are on a wedge coming out of the page and the blue hydrogens are in dashes going into the page. That was the easy part. A little more difficult to understand is the nature of the substituents, particularly those that are axial versus equatorial. एक्सियल वाले पार्ट का मतलब जो बॉन्ड्स वर्टिकली ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली नीचे, जो भी बॉन्ड्स हम लोग के वर्टिकल बॉन्ड्स है, मतलब बेसिकली ये ऑरेंज वाला पार्ट, ये ऑरेंज वाला पार्ट, ये ऑरेंज वाला पार्ट, उसके अलावा ये ब्लू वाला पार्ट वर्टिकली जो डाउनवर्ड था। तो जो भी बॉन्ड्स वर्टिकली अपवर्ड होंगे या जो भी बॉन्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे, हम लोग केवल उन पॉइंट्स को कंसिडर करके काम करेंगे, तो उन सबको एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है। और जो साइक्लोहेक्सेन के प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे नीचे डायग्राम में देखो, यहाँ पे ब्लू है, वो साइक्लोहेक्सेन के प्लेन में दिख रहा है। जो ऑरेंज है ये भी प्लेन में दिख रहा, उसके अलावा इधर का ऑरेंज प्लेन में दिख रहा, इधर का ब्लू वाला बॉन्ड प्लेन में दिख रहा, यहाँ का ऑरेंज वाला पार्ट प्लेन में दिख रहा, यहाँ का ब्लू वाला पार्ट प्लेन में दिख रहा। तो जो भी है साइक्लोहेक्सेन के प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं जा रहा, उस चीज़ को हम लोग नॉन एक्सियल बोलते, लेकिन वहाँ पे हम लोग टर्म इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलना शुरू कर देते हैं। वैसे इसको उससे कंफ्यूज मत करना sp3d हाइब्रिडाइजेशन से, वहाँ का एक्सियल इक्वेटोरियल अलग चीज़ होता है, बट ऑलमोस्ट एक्सियल वहाँ पे भी उस प्लानर स्ट्रक्चर का परपेंडिकुलर पार्ट था। तो यहाँ पे भी साइक्लोहेक्सेन के प्लेन को कंसिडर करें, अगर हम लोग एक्चुअली मॉलिक्यूल प्लानर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग फिर भी इसको प्लेन के जैसा कंसिडर करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाले पार्ट को इग्नोर करें, तो जो भी बॉन्ड्स वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे वो सारे के सारे पार्ट एक्सियल बॉन्ड्स कहलाएंगे। अदरवाइज फिर जो भी 6 बॉन्ड्स इक्वेटोरियल प्लेन में या फिर साइक्लोहेक्सेन के प्लेन में रहेंगे, उस चीज को हम लोग इक्वेटोरियल आराम से बोल सकते हैं। On the kit where green is axial and white equatorial, but I'll draw it in gray because white won't show up on the screen. Here we have another chair conformation with green and white substituents. But you'll notice that here I alternated green, white, compared to the previous one, which had all the red going up and all the blue going down. यहाँ पे And that's because we're looking. चेंजेस किया इसमें
जो भी ग्रीन एटम्स है वो वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली डाउनवर्ड, हम भी शायद इस टाइप से मोस्टली काम करते हैं, और जो भी वाइट एटम्स है वो सब प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है जो भी ग्रीन एटम्स है वो सारे के सारे ग्रीन एटम्स इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो सारे ग्रीन एटम एक्सियल हो गए और सारे वाइट वाले पार्ट इस प्लेन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे पार्ट को हम लोग आराम से इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोल सकते हैं। But you'll notice that here I alternated green, white, compared to the previous one, which had all the red going up and all the blue going down. And that's because we're looking at the specific orientation of each substituent. If you look at this from the chair conformation perspective, you'll notice that all of the green substituents are pointing straight up and down. In fact, if we plot this on a graph, they're approximately on the y-axis. Given that they're y-axis substituents, we call them axial. And the axial substituents, if drawn correctly, should be pointing straight up or straight down. If you look at it from the top view, the green substituents are pointing straight up and straight down at you. The white substituents don't really have a specific direction. They appear to be slightly angled up and slightly angled down. But if you imagine this chair as a globe, the chair component would be the middle of the circle, and all of the white substituents are pointing outward. So do you see how they perfectly surround the perimeter or the equator? And if we look at it from the side and know that it's going towards the outside, this is what we call the equatorial substituents, because they're pointing towards the equator. They're not straight up, they're not straight down. You should draw them with a slightly angled line, and that represents equatorial. One point of confusion comes up with which direction to put your... एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करना है। जैसे एक चीज़ देखो, जैसे एक चीज़ तो मेंशन किया, सारे ग्रीन वाले पार्ट एक्सियल थे और सारे वाइट वाले पार्ट इक्वेटोरियल। बट एक चीज़ देखो, ये जो पीछे वाला वाइट है ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा, जबकि आगे वाला वाइट है ऊपर के डायरेक्शन में। इनफैक्ट इससे अटैच्ड कार्बन, इसका भी वाइट वाला पार्ट प्लेन में ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा। और अगर हम लोग इस फ्रंट कार्बन को कंसिडर करें, इसका बॉन्ड ऊपर जा रहा तो इसका बगल वाला पार्ट फिर से नीचे के डायरेक्शन में, फिर उसके बगल वाला पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो भले ही पूरा मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, लेकिन जो बॉन्ड है वो हॉरिजॉन्टल होते हुए थोड़ा सा ऊपर डायरेक्टेड, थोड़ा सा नीचे डायरेक्टेड होता है। इस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर हम लोग एक ग्रीन एटम वर्टिकली अपवर्ड है तो इसके बगल वाले पार्ट में बॉन्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके दूसरे साइड बगल में वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर दूसरे साइड वर्टिकली अपवर्ड, फिर उसके आगे वर्टिकली डाउनवर्ड। इस टाइप से हम लोग आराम से डायग्राम कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। Equatorial substituents. If you're drawing a chair like this one is pointing down and it's towards the left. This one here is pointing up, but it's towards the right. What do you do with the substituents that are pointing straight at you? Notice this one right here is directly at you. Well, you can't draw a straight line outward, so what you do is you tilt it slightly to the right, so you draw it to the right, or you tilt it slightly to the left and draw it to the left. I've seen drawings where people say, wait, that's incorrect, it should be right or it should be left. And the answer is not necessarily. It's pointing straight at you. But because we can't show that on paper, we tilt it slightly to one direction or slightly to the other direction, and both are correct. Students who follow my drawing tutorial do not lose points. एक चीज और हुई हम शो कर रहे थे उन लोगों को, जो इस डायग्राम में मेंशन किया था, जैसे To the left and draw to the left. I've seen drawings where people, or you tilt outward. So what you do? हाँ ठीक है, इसमें अपना काम हो जाएगा। चलो ध्यान दो और ढंग से इस शो समझना। जैसे अगर हम लोग इस पार्ट को कंसिडर करके चले, अरे कहाँ गया भाई, हाँ चलो ध्यान दो। जैसे अगर मान लो कि हम लोग उस पार्टिकुलर डायग्राम को कंसिडर करके चले, अभी कैसे मिनिमाइज होगा, ठीक है एक मिनट, चलो ध्यान दो। इसमें एक चीज़ और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग शो कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ देखो, यहाँ जो लेफ्ट साइड वाले पार्ट में बॉन्ड है और राइट साइड वाले पार्ट में जो कार्बन था, तो यहाँ पे अगर पूरा ढंग से देखो तो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा है,
पीछे का चौथा बॉन्ड दिख नहीं रहा, एक्चुअल में थोड़ा पीछे है, बट अगर मान लो एक लाइन में होता तो फ्रंट कार्बन और दूसरा ये बैक कार्बन कंसिडर कर सकते थे। सिमिलर टाइप से यहाँ जो थंब है ये अपना फ्रंट कार्बन और इसका बैक कार्बन वाला पार्ट पीछे होता। तो अगर हम लोग अपने साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म या साइक्लोहेक्सेन का जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो बनाने की कोशिश करें, तो लेफ्ट साइड में एक फ्रंट कार्बन एक बैक कार्बन है, राइट साइड में भी एक फ्रंट कार्बन एक बैक कार्बन है। तो ऐसा शायद कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग का एक फ्रंट कार्बन बैक कार्बन लेफ्ट साइड में है और एग्जैक्टली सेम हाइट पे एक फ्रंट कार्बन बैक कार्बन दूसरे साइड में भी है। और अगर ढंग से देखो तो सारे बॉन्ड्स एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है, उसके अलावा इधर वाले पार्ट पे पीछे का एंगल 60 डिग्री के जैसा दिख रहा है, यहाँ से इधर का एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ से इधर का एंगल 60 डिग्री। तो एग्जैक्टली जो चेयर फॉर्म होता है ये अपना स्टैगर्ड फॉर्म होता है, कम्प्लीटली स्टैगर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैगर्ड फॉर्म होने की वजह से जो हम लोगों के लेफ्ट साइड में मान लेते हैं कि 3 बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहा था, तो 3 बॉन्ड्स में एक बॉन्ड अपने रिंग वाले पार्ट का पार्ट होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से बैक कार्बन पे भी एक बॉन्ड रिंग का पार्ट होगा और दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे अलाइंड होंगे, मतलब बैक कार्बन का एक बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा जो कि रिंग का पार्ट होगा, और बाकी दोनों बॉन्ड्स को हम लोग आराम से 120 डिग्री वाले पार्ट पे पीछे वाले के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। तो इस केस में जब दूसरे वाले साइड को कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली बॉन्ड्स को तो हम लोग को ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो फ्रंट कार्बन बैक कार्बन बाकी जो बचे बॉन्ड्स है उसमें हम लोग आराम से ये स्ट्रक्चर ले सकते हैं, और दूसरे वाले साइड में भी हम लोग ऐसा 1 मिनट रुक जाए थोड़ा, ये चीज़ यहाँ से इसको ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद बाकी बचे बॉन्ड्स को आराम से इस फॉर्मेट में रख सकते हैं। नॉर्मली फ्रंट कार्बन बैक कार्बन जब एक लाइन में है तभी उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम लोग केवल CH2 के फॉर्मेट पे रखेंगे, इसमें और कुछ हम लोग नहीं लिखते, बट हम लोग आराम से एक न्यूमैन प्रोजेक्शन में साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका चेयर कन्फर्मर को रिप्रेजेंट करने का पार्ट है। उल्टा भी हो सकता था कि ये जो फ्रंट वाला CH2 है ये प्लेन में ऊपर चला जाए तो बैक वाले पार्ट को नीचे जाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का स्टैगर्ड फॉर्म निकल के आएगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अगर इस न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले पार्ट में किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो। ये टॉपिक मतलब पता नहीं क्यों जेई के सिलेबस में नहीं है, बट मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब मज़ेदार टॉपिक जिसको बोल सकते हैं उस टाइप का टॉपिक है जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। अदरवाइज मतलब मेरे हिसाब से सिलेबस में होना चाहिए। थोड़ा इमेजिनेशन का पार्ट है, लेकिन एक बार इमेजिनेशन कीजिए सब समझ में आ गई तो उसके बाद है तो रटने वाला ही पार्ट, फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, लेकिन है बहुत मज़ेदार टॉपिक। मतलब चलो इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। Do is you tilt it slightly to the right, so you draw it to the drawings where people say, wait, that's incorrect, it should be right, or can't show that on paper. We tilt it slightly to one direction or slightly to the other direction, and both are correct. Students who follow my drawing tutorial do not lose points for careless mistakes, because it's very easy to see on their drawings what is up, what is down, what is axial, and what is equatorial. And on your exams, that's exactly what your professor is looking for. Let's see what this looks like on paper, starting with a simple chair skeleton. We'll add the axial substituents, and I want you to recognize the pattern. Remember on the kit, I showed you that the green and white were alternating because the axial went up, down, up, down. Well, we have the same pattern here. Up, down, up, down, up, and down. The white substituents will show in gray, and we'll start with this one going down, but it's equatorial, so it's not an axis, a straight up and down, but it's slightly down. And this one here is slightly up. This is the one that comes straight out at you. So if we look at it slightly from one side or slightly from the other, you just offset it a little bit so it doesn't look like it's straight down, and you're good to go. This one is to the left, and again to the left, one is up, one is down. And here, just like the one coming forward was straight at you, this one's going straight back. But since we can't show that, we offset it slightly to one side. इस चीज़ को बनाने का हम तुमको ज़्यादा सिंपल तरीका मेंशन करेंगे, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्ट्रेट एट यू और स्ट्रेट अवे फ्रॉम यू बहुत सिंपल तरीके से मेंशन कर देंगे कि चेयर फॉर्म में एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, ये भी जस्ट मेंशन करेंगे। Side. Some professors will draw it on that side. Same thing. You're simply representing an equatorial. Why is it so important to understand history?
every reaction is all about the stability. If a chemistry, every ये जो स्टेटमेंट इसने बोला अभी, एक्चुअल में इस वजह से हम लोग ये टॉपिक पढ़ना होता है। मतलब इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस ये नहीं कि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसका स्टेबिलिटी में बहुत जगह रोल है। तुम कहीं भी कोई भी बुक पलट के देखो, हर जगह पे साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट रहेगा ही रहेगा, हर जगह पे उसका रिएक्शन एसोसिएटेड रहेगा ही रहेगा। इसीलिए ये टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना होता है। अदरवाइज इसका कोई डायरेक्ट जेई का हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि साइक्लो, एक बार सवाल आया था कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो वाटर पे फ्लोट करता है, शायद मैंने कभी डिस्कस भी किया था, साइक्लोहेक्सेन वाटर पे फ्लोट करता है, ऐसा क्यों? तो उसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था इट एग्जिस्ट इन बोट कन्फर्मर, मतलब इसका एक बोट फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, तो बोट है इसलिए पानी पे फ्लोट करेगा, ऐसा आराम से लॉजिक लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी सब्सटेंस किसी लिक्विड पे फ्लोट करता है तो उसका डेंसिटी उस लिक्विड से कम होना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो भले उसमें चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म मेंशन किया, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, मतलब उसके साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इसके एप्लीकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसलिए हम लोग ये टॉपिक थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि आरएस नोमेनक्लेचर है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो जेईई के सिलेबस में नहीं है, बट तुम लोगों का वो टॉपिक पढ़ने के बाद आइडिया लग गया कि आरएस नोमेनक्लेचर अगर मालूम हो तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, और उसका एप्लीकेशन वहाँ पे है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा ढंग से सुनना जो बोल रखा है। between substituents. In chemistry, every reaction is all about the stability. If a molecule is happy, it'll be stable and unreactive. If it is unhappy, it'll be unstable and very reactive. So we need to understand the interactions between the cyclohexane substituents to determine what is considered more stable and what is considered less stable. Let's look on paper first. तो यहाँ पे बड़ा अच्छा चीज बोला है, इफ अ मॉलिक्यूल इज हैप्पी तो स्टेबल होगा, तो इसलिए खुश रहा करो, ज्यादा टेंशन में मत रहा करो। लोड है अच्छी बात है, बट खुश रहा करो। और अगर मतलब ना खुश रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो फिर ऐसे भी अनस्टेबिलिटी रहेगा, ज्यादा रिएक्टिव नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, वो भी चीज अच्छा बोला है, बट अदरवाइज केमिस्ट्री में जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हर एक पार्ट स्टेबिलिटी के टर्म में चलता है। इनफैक्ट एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में भी बोला था तुम लोगों को कि जो पार्ट ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब उतना अनरिएक्टिव है, उतना वीक बेस कंसिडर कर सकते हैं। जो पार्ट लेस रिएक्टिव है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इस टाइप से हम लोग सॉरी जो पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, हाँ ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल है उतना अनरिएक्टिव है, मतलब वीक बेस। जो लेस स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब स्ट्रॉन्गर बेस कंसिडर कर सकते हैं। तो हमेशा ये स्टेबिलिटी वाले पार्ट को हम लोग रिएक्टिविटी से कंपेयर करके चल सकते हैं, बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। इसीलिए जीओसी का पार्ट काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी के पार्ट में अगर दिक्कत होगा, तो पहले ही बोला था मैंने जीओसी जब शुरू कर रहे थे कि अगर जीओसी दिक्कत खराब हुआ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब होगा, फिर चीज़ें रटने वाली हो जाएंगी। ये फैक्ट होता है, ये फैक्ट होता है, इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसा करो। अगर उसको समझना है तो स्टेबिलिटी के सारे कंसिडरेशंस को ढंग से, हम ये नहीं बोल रहे कि अगर तुम्हारा जीओसी अच्छा है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक अच्छा होगा, पढ़ना तब भी अच्छे से पड़ेगा, बट अगर जीओसी खराब है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब होगा, क्योंकि बिना स्टेबिलिटी के चीज़ों को जनरलाइज वे में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसीलिए जिन लोगों का जीओसी थोड़ा बहुत वीक भी है, जो लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, बहुत अच्छा फुर्सत मिला है तुम लोगों को, उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लो, आराम से डाउट पूछ के उसको कवर कर लो, बट जीओसी प्रैक्टिस कर लो। आइसोमरिज्म अगर थोड़ा बहुत नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आइसोमरिज्म सवाल का एक पार्ट हो सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन द प्रोडक्ट, ये एक सवाल हो सकता है, बट अदरवाइज बिना जीओसी के नंबर ऑफ प्रोडक्ट ही नहीं बना सकते हम लोग। इसलिए उस चीज को ढंग से प्रैक्टिस करना ये तुम लोग के लिए बहुत जरूरी रहता है। चलो आगे सुन लो थोड़ा। Constituents that are in the axial position are relatively close to each other. They're pointing in the same direction. They can get in each other's van der Waals space or personal space, and that makes them very unhappy. In organic chemistry, if you're trying to understand the concept, relate it to a human characteristic to help it make sense. I want you to imagine that you're speaking to someone, but they're very, very close. Unless there's someone you know and you're comfortable enough getting very close, giving them a hug, you don't want strangers up in your personal space. And if someone's talking to you that closely, you'll either take a step back or push them away. And if you're too shy to do that, you're going to feel very, very tense and uncomfortable the entire time. Axial substituents, if they're really big, will get in each other's personal space, making them very, very uncomfortable. Let's take a look at the model kit. Looking at the axial substituents are relatively small, and they're almost in each other's personal space. But
atoms have to be next to each other. So पर्सनल स्पेस हम इतना यूज नहीं कर रहे, पता नहीं बड़ा अजीब टाइप का वर्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली मैटर पे डिस्कशन चल रहा है। सिंपली ऐसा समझो, जो एक्सियल बॉन्ड्स है, तो ये ऊपर के तीनों बॉन्ड्स है यहाँ पे, ये तीनों एक्सियल बॉन्ड्स और नीचे के तीनों एक्सियल बॉन्ड्स आपस में काफ़ी कम डिस्टेंस पे होते हैं। और काफ़ी कम डिस्टेंस पे होते हैं इसका मतलब वहाँ पे रिपल्शन का फैक्टर हाइयर होता है, मतलब बेसिकली वैन डर वाल रिपल्शन का फैक्टर हाइयर होता है। तो सिंपली एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे ग्रुप्स एक्सियल पोजिशन पे होंगे तो वैन डर वाल का रिपल्शन का फैक्टर हाइयर होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पोजिशन वाले पार्ट। तो इस वजह से तो इसको याद रख सकते हैं फैक्ट के जैसा, जिसको यूज भी करेंगे हम लोग आगे। एक्सियल पोजीशंस पे रिपल्शन का फैक्टर, वैन डर वाल रिपल्शन का फैक्टर हाइयर होता है, इसीलिए वहाँ पे बड़े ग्रुप्स अगर होंगे तो उसको ज़्यादा रिपल्शन मिलेगा, और अगर ज़्यादा रिपल्शन मिलेगा तो अनस्टेबिलिटी का फैक्टर हाइयर होगा और स्टेबिलिटी का फैक्टर बेसिकली कम होगा। तो बड़े ग्रुप को हम लोग इक्वेटोरियल पे नहीं डालना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको रिपल्शन ज़्यादा मिलता है। बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशंस पे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। they'd rather have something small. You'd feel more in your face, right? What happens if I swap that hydrogen for a methyl group? This carbon here has 1, 2, 3 hydrogens, and now the atoms are much closer to each other and they're starting to encroach on each other's personal space. What if I add a second methyl group, once again carbon with 3 hydrogens? Now look how close they are. They're definitely getting into each other's personal space. They're not comfortable enough to tell the other one to back up, so the entire molecule will bend, giving it more space. They're too close, it'll slightly bend out of the way. This is causing strain on the molecule, and this is what adds to the instability. Now I've added 2 more CH3 groups to our carbon, making it an isopropyl substituent, 3 carbons bound at the second carbon to the parent chain. And now look what happens. It looks pretty innocent and unassuming, but carbon bonds can rotate. And when this thing rotates, look at that. Definitely in each other's personal space, makes it very, very uncomfortable and very, very unstable. Axial substituents will have these diaxial interactions, and this is what you want to avoid at all costs. Here we have a slightly different version of the molecule, where the substituents are next to each other, but in the equatorial position. We went from 1,3 to a 1,2 structure. Notice here we have the methyl group, and here we have the isopropyl group. They're still a little bit close to each other, but the interactions are not as bad as they were before, and that's because they're in the equatorial position. The key to recognize here is when a substituent is equatorial, it points out to the middle of nowhere. It's not pointing into the face of another axial substituent, but instead it points out to nowhere. There's much less going on there. If you think back to Newman projections, tutorial series link below, you'll see that we do have some gauge interactions going on here, but it's much, much less unfavorable compared to the diaxial interactions that we saw earlier. What does this mean? Axial substituents are highly unfavored, equatorial substituents are highly favored, and to draw a stable molecule, your goal is to put as many of the big and bulky substituents in the equatorial position, where the bulkier it is, the more likely it wants to be equatorial, and the rest can be axial because they'll be less unfavorable. Here we have the two molecules together. If this is on top of जो चीजें हैं वो हम लोग थियोरेटिकली आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसके बाद का वीडियो हम बंद कर रहे हैं। एक बेसिक आइडिया तुम लोगों को समझ में आ गया कि साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट किस तरीके से चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हम लोगों को उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें कंसिडर करनी है, जैसे रिंग फ्लिप क्या होता है, बोर्ड कन्फर्मर क्या होता है, या फिर हम लोग का ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म क्या होता है, मॉलिक्यूल इस सब फॉर्म में आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। उन सब चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करना होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मर की बात करें तो उसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जैसे ऑब्वियसली बात है, सोच भी सकते हैं इस चीज़ को कि हम लोग जब चेयर के कन्फर्मर की बात कर रहे थे तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन चेयर को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका भी तो हो सकता था। और मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चले, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता था कि दोनों के दोनों चेयर फॉर्म है
लेफ्ट साइड में चेयर फॉर्म है, राइट साइड में चेयर फॉर्म, बोलेंगे दोनों चेयर फॉर्म। और एक्चुअल में ये जो चेयर फॉर्म वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे भी। रूम टेम्परेचर पे हम लोग सफिशिएंट एनर्जी रखते हैं या सफिशिएंट एनर्जी इस मॉलिक्यूल को मिलता है कि दोनों पार्ट आपस में आराम से इंटर कन्वर्ट हो सकता है। और जब इंटर कन्वर्जन होता है तब उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के टाइम पे बीच में कुछ कुछ और भी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है। उसी में एक बोर्ड फॉर्म होगा, एक हाफ चेयर फॉर्म होगा, एक ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म होगा। इस टाइप का कंसिडरेशन लेके चलता है। तो इसमें होता क्या है उस चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट, जैसे एक चीज़ देखो, इसमें लेफ्ट साइड का पार्ट सबसे ऊपर है, जबकि सॉरी राइट साइड का पार्ट सबसे ऊपर है, जबकि लेफ्ट साइड का पार्ट सबसे नीचे है। जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में जो हम लोगों का लेफ्ट का पार्ट है ये सबसे ऊपर है और राइट का पार्ट सबसे नीचे है। तो डेफिनेटली नीचे का पार्ट इधर से ऊपर आ रहा होगा और यहाँ से ऊपर का पार्ट नीचे जा रहा होगा। रोटेशन नहीं करा रहा है, बीच के पार्ट को फिक्स रखते हुए हम लोग इस बॉन्ड को ऊपर नीचे फ्लिप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा काम करने की कोशिश करें तो एक काम कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग ये जो नीचे का बॉन्ड है इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर मूव करा देते हैं। और ये ऊपर मूव कराने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे बॉन्ड का रोटेशन थोड़ा बहुत होगा। देखने में नहीं लग रहा है कि बॉन्ड का रोटेशन है, बट उधर स्ट्रक्चर में देखा था तुम लोगों ने, जब उसको फ्लैट करने की कोशिश की तो बॉन्ड थोड़ा बेंड हो रहा था। वो रोटेशन की वजह से ही थोड़ा बहुत बेंड होता है, अपने अपने एंगल्स में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। तो इस केस में ये जो नीचे का पार्ट जब ऊपर जाएगा एक फ्लैट सर्फेस के फॉर्म में, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना शुरू हो जाएगा। ये हाफ चेयर कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो चेयर फॉर्म है अप्रोक्सीमेटली इस शेप में है, दूसरे साइड का जो चेयर फॉर्म है वो इस टाइप का एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। हाफ चेयर वाले पार्ट का मतलब ऐसा हो गया, ये चीज़ अपना हाफ चेयर हो गया, मतलब उसमें नीचे तो कोई डंडा था नहीं, उसके अलावा भी बाकी कुछ नहीं रह गया। तो इस केस में यहाँ पे ये हाफ चेयर है, ये सबसे ऊपर का पॉइंट टॉप मोस्ट हो गया। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे दो चीज़ें हैं, यहाँ क्रॉस और डॉट। यहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों एक दूसरे के पीछे है। उसके अलावा सबसे लेफ्ट साइड में जो एक पॉइंट है वो तो एग्जिस्ट करेगा और बीच में कहीं पे दो पॉइंट्स और भी एग्जिस्ट करेंगे। ये अपना हाफ चेयर फॉर्म हो गया, इसको हम लोग नॉर्मली हाफ चेयर बोलते हैं। तो एक चीज़ हुआ कि पहले हम लोग का नीचे का बॉन्ड ये थोड़ा ऊपर उठा, तो यहाँ हाफ चेयर आया। अब जो हाफ चेयर आया इसी पार्ट में हम लोग आराम से बॉन्ड को और ऊपर उठा सकते हैं, मतलब ये पार्ट और ऊपर उठा करके लेके चले गए। जब इसको ऊपर उठा के लेके चले जाएंगे तो ऐसा समझ लो ये जो पार्ट था ये तो ऊपर था ही, ये पूरा पार्ट वापस से और ऊपर चला गया। तो जब वापस से ऊपर जाएगा तो उससे पहले एक इंटरमीडिएट थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकल के आता है जिससे हम एक काम करते हैं अभी के लिए, इस बॉन्ड को ऊपर उठा के लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए। हम लोग का फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन था। उसके अलावा राइट साइड का बॉन्ड ऊपर था और लेफ्ट साइड का बॉन्ड भी ऊपर के डायरेक्शन में आ गया। तो देख के मालूम पड़ रहा, बचपन में ये सब खेल कर चुके हैं हम लोग इस चीज़ को। बोट बोल सकते हैं हम लोग, तो एक्चुअल में बोट कन्फर्मर इसी चीज़ को बोला जाता है। तो हम लोग बोट अगर बना देंगे तो साइक्लोहेक्सेन आराम से पानी पे फ्लोट करना चाहिए लॉजिकली। नाव है भाई, ऑब्वियस सी बात है तैरेगा अगर बीच में छेद नहीं हो रखा है तो। इस केस में जब यहाँ का लेफ्ट वाला पार्ट ऊपर गया, तो जब ऊपर गया तो ऐसा बोट फॉर्म निकल के आ सकता है। लेकिन इसको ऐसा समझो जैसे मान लो कि हम लोग का ये बोट है, इसको हम लोग सामने सामने से देख रहे हैं। सामने से देखने का मतलब है कि बोट को इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो यहाँ से देखने पे क्या दिखाई देगा, एक तो ऐसा बॉन्ड दिखाई देगा, फिर यहाँ से फ्रंट कार्बन बैक कार्बन यहीं पे है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन इधर ही है, और पीछे एक और बोट का दूसरा पार्ट दिखाई देगा अगर हम लोग इस डायरेक्शन से देखने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये पार्ट इसको छुपाएगा, ये पार्ट इसको छुपाएगा, ये पार्ट इसको छुपाएगा, मतलब कंप्लीटली एक्लिप्स्ड फॉर्म निकल के आना शुरू हो जाएगा। है बाबू, कोई डाउट है क्या? यस सर। सर हाँ तो बोलो। बोट फॉर्म में वो हेक्सागोन नहीं रहेगा फिर? बोर्ड फॉर्म में भी हेक्सागन रहेगा अगर ढंग से देखो। अगर इसको ऊपर से देखेंगे, वैसे थोड़ा इमेजिनेशन का चीज़ है, बट अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे क्या दिखाई देगा, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ कहीं आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ कहीं आएगा। ये तो प्रोजेक्शन में ठीक ठीक दिख ही रहा, ये भी प्रोजेक्शन में सो ठीक यस। ठीक दिख रहा है, तो हेक्सागन दिखाई देगा। ठीक है। जैसे कुछ लोगों को इमेजिनेशन में दिक्कत होता है, मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छा है 3 डायमेंशन, इसलिए हम इस चीज़ को अलग अलग एंगल से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। बट अगर दिक्कत होगा तो पूछ लिया करना, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस लेक्चर को इसलिए हम 2 लेक्चर में आराम से एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, बस इसलिए एक्सटेंशन कर रहे हैं, अदरवाइज इसमें काम का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे बोर्ड फॉर्म जो था, इसको इस साइड से देखे तो एक के सामने पीछे वाला पार्ट चला गया, तो सारे के सारे बॉन्ड, जैसे इसके पीछे ये बॉन्ड है, तो बाकी जो बॉन्ड्स होंगे वो भी एक दूसरे के पीछे ही होंगे। इसका मतलब अपना कंप्लीटली एक्लिप्स फॉर्म हम लोग बोर्ड फॉर्म कंसिडर करके काम कर सकते हैं। खैर,
इससे पहले एक और स्ट्रक्चर होता है बोट फॉर्म से पहले। जैसे समझ लो कि मान लो पुराना नाव है कोई, एक्चुअल में जो नाव होता है लकड़ी का, अगर कभी देखा होगा, पुराना नाव है मान लो, तो पुराना नाव जो है वो एग्जैक्टली सेम शेप में नहीं रह जाता है, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो जाए, इधर उधर मूव कर जाए। तो मान लो कि अगर ये जो पहला वाला पार्ट है जिसको रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये पहला वाला एटम है, अगर राइट साइड में मूव कर गया, और पीछे का जो ब्लू वाला पार्ट है ये अगर लेफ्ट साइड में मूव कर गया, तब उस केस में जो बोट है वो थोड़ा बेंड कर जाएगा। और इतना इमेजिनेशन करके सोच सकते हैं, जैसे ये पार्ट अगर आगे आएगा तो पीछे का मतलब ये पॉइंट, इसको अगर रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये रेड वाला पार्ट आगे आएगा तो पीछे का पॉइंट ऊपर उठ जाएगा, यहाँ का पॉइंट नीचे चला जाएगा। और जब ये वाला पार्ट पीछे जाएगा तो इधर का पॉइंट ऊपर उठ जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस बोर्ड के थोड़े बहुत डिस्टॉर्ट होने की वजह से हम लोग का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए। इससे एक तो रेड पॉइंट हो गया, पीछे यहाँ पे ब्लू पॉइंट वाला पार्ट दूसरे साइड लेके जा सकते हैं, और बाकी स्ट्रक्चर वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। हम लोगों का ये पार्ट नीचे रह गया, ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर हाइट में रह गया, दूसरे साइड से ये पार्ट ऊपर रह गया, और एक पार्ट थोड़ा नीचे हाइट पे रह गया। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर निकल के आना शुरू हो जाता है। मतलब जो बोट था अपना, वो बोट वाला पार्ट थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में निकल के आ गया। तो हम लोग उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। जैसे ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद एक जो बॉन्ड है उसको हम लोग सॉलिड से रिप्रेजेंट कर देंगे। सॉलिड से रिप्रेजेंट करने का मतलब प्लेन में अपने साइड आ रहा है, और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग उससे दूर जा रहा है। तो इस केस में ट्विस्टेड बोर्ड का स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्रॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे बॉन्ड, एक पार्ट प्लेन में ऊपर है तो दूसरा डंडा जो ये है, मतलब यहाँ जो लाइन होता, ये पार्ट प्लेन में ऊपर है तो दूसरे वाले पार्ट को प्लेन में नीचे के डायरेक्शन में हम लोग शो करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को दिखा नहीं सकते हम, पर थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे एक बोट है, बना सकते हैं, बोट बनाने तो मेरे हिसाब से सबको आता होगा, बचपन से काम किया है। अगर नहीं आता है तो डूब मरो जा करके पानी में, नाव भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो बोट बनाना, और बोट बना करके उसको थोड़ा बेंड करके देखना, मतलब एक एंड को लेफ्ट साइड में बेंड करना तो पीछे वाले को राइट साइड में, तो तुमको समझ में आएगा ट्विस्टेड बोट किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होता, सर ठीक है। हाँ बोलो। एक एंड को बेंड करेंगे तो जो दोनों बॉन्ड अटैच है दोनों ही तो ऊपर जाएगा। दोनों बॉन्ड अटैच्ड ऊपर नहीं जाएगा, जिससे ऐसा कर सकते हैं, नाव के एक पार्ट को फिक्स करके रखना हाथ में, ठीक है, दूसरे को केवल ऊपर करना। तो इसको जब यस। राइट साइड में करेंगे तो ये पार्ट नीचे जाएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, तभी तो ये पार्ट राइट साइड में आने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, इसको ऐसा घुमाएंगे इस एक्सिस के अलाउंग, तो जब घुमाएंगे तो ये पार्ट नीचे जाएगा, ये पार्ट थोड़ा ऊपर आएगा। यस सर। समझ आ रहा है। तो यहाँ हाँ पे यस जैसे मान लो सर। ये नाव होता है, नाव का पीछे पार्ट यहाँ से अटैच हो रखा होता है, तो नाव जो अटैच हो रखा होता है केवल पीछे का पार्ट को फिक्स रख रहे हैं, केवल इसको घुमा रहे हैं, तो ये पार्ट नीचे का, ये पार्ट ऊपर आया, तो एक बॉन्ड ऊपर से शिफ्ट हो गया और एक बॉन्ड नीचे के डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ऐसा टाइप से कुछ अपनों का बोट निकल के आ रहा है। तो हम लोग उसमें दोनों को शिफ्ट कर दे रहे हैं, एक को लेफ्ट साइड को राइट साइड कर दे रहे हैं, एक को भी करेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जैसे हम लोगों के स्ट्रक्चर में पहले इस स्ट्रक्चर के बाद ये ट्विस्टेड बोर्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद प्रॉपरली हम लोग के बोर्ड का फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम लोग बोर्ड कन्फर्मर बनाएंगे। अब उसके बाद फिर क्या करना है, तो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, पहले लेफ्ट वाले पार्ट को ऊपर लेके आ रहे थे, लेकिन यहाँ राइट वाले को भी तो नीचे लेके जाना है, तो हम लोग वापस से यहाँ से ट्विस्टेड बोर्ड वाला पार्ट बनाना शुरू कर देंगे। ट्विस्टेड बोर्ड बनाने का मतलब है कि हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं कि अब हम लोग का ये पार्ट हम लोग को नीचे उठा के ले जाना है। तो ये जो सॉलिड वाला पार्ट राइट साइड में है, इसके जगह पे उसको लेफ्ट साइड में डाल दो सॉलिड वाले पार्ट को, और उसके अलावा जो दूसरे साइड में डैश वाला पार्ट है उस चीज़ को राइट साइड में डाल दो। मतलब उल्टा, पहले जो हम लोग का बोट था, उस बोट वाले पार्ट में हम लोग इसको राइट साइड में लेके जा रहे थे, दूसरे को लेफ्ट साइड में, अभी डायरेक्शन उल्टा कर दो, इसको लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ, इसको राइट साइड में। एक को राइट पे जाएंगे, दूसरा बाई डिफॉल्ट लेफ्ट में चला जाएगा। तो जो चीज़ सॉलिड की तरफ आया था वो डैश पे चला जाएगा, जो चीज़ डैश की तरफ आया था वो सॉलिड पे चला जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगला कंसिडरेशन ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि फिर से हम लोगों का हाफ चेयर फॉर्म बनेगा, लेकिन दूसरे ओरिएंटेशन के डायरेक्शन की तरफ से, और उसके बाद इसको उठा के नीचे लेके गए तो हम लोग का ये चेयर फॉर्म वाला पार्ट आराम से निकल के आ सकता है। मतलब बस ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है हम लोग का, अदरवाइज चीज़ें मोटा मोटी सिमिलर टाइप की एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सबका नाम थोड़ा ध्यान रखना है। पहला पार्ट तो चेयर फॉर्म है, याद रहेगा ही रहेगा, दूसरा वाला पार्ट भी चेयर फॉर्म है, याद रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट में हाफ चेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे वाले साइड में भी हाफ चेयर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट में ट्विस्टेड बोर्ड,
राइट साइड वाले पार्ट में भी ट्विस्टेड बोट वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बोट फॉर्म वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। बोट फॉर्म कम्प्लीटली एक्लेस्ट फॉर्म होता है, हाफ शेयर में एंगल स्ट्रेन बहुत हाई होता है उसके अलावा ट्विस्टेड बोट में एंगल स्ट्रेन भी कम होता है और एक्लेस्ट फॉर्म नहीं होता, तो स्टेबिलिटी का फैक्टर थोड़ा हाई होता है। तो इसके आगे की चीज़ों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा जो हम लोग कंसिडर करेंगे। आज के लिए हम लेक्चर यही पेंट कर रहे हैं। इसमें एक्चुअल में वीडियो सॉल्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब उसमें जो भी चीज़ें दे रखे थे उसमें चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था ये फॉर्मेशन के टर्म में। हो सके तो इस वीडियो को सेव करके रखना, अगर कल को कभी भी समझना होगा फिर से इमेजिनेशन का पार्ट, वैसे तो फैक्ट याद रखना है बट अगर समझना होगा तो आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड हम लोग कैसे बना सकते हैं या फिर रिंग फ्लिप कैसे कर सकते हैं, स्टेबिलिटी का ओरिएंटेशन क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आराम से प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म में चलेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ज़्यादा टाइम लेते हैं आराम से क्योंकि थोड़ा इमेजिनेशन का चीज़ होता है, तो इसलिए, और ये चीज़ एक थोड़ा जनरल टॉपिक है, हर जगह यूज़ किया जाता है। ये टॉपिक हम आराम से स्लो पढ़ाते हैं, पढ़ाने को हम आराम से इसको 8 लेक्चर 9 लेक्चर में पढ़ा सकते थे, लेकिन हमको लगता है कि ऑल्दो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है बट फिर भी तुम लोगों को एटलीस्ट समझ में आ गया कि हम लोगों का स्टीरियो आइसोमेरिज्म इमेजिनेशन के साथ कैसा हो सकता है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार जिन लोगों को दिक्कत होगा अपना जो पार्ट में दिक्कत होगा उस चीज़ को समझने के लिए बोल सकते हैं, उन लोगों को अलग से हम डाउट सेशन में समझा देंगे। अगर समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इस चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होता है। और नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, बाकी तुम्हारा काम होगा अपना बुकलेट वगैरह सॉल्व करने का। कल रात में शायद से तुम लोग का असाइनमेंट बोला था कि असाइनमेंट दे देंगे, उस असाइनमेंट को सॉल्व कर लेना, बहुत ही बेसिक पार्ट था वहाँ पे जिसको सॉल्व करना होगा, तो एक बार सॉल्व करके देख लेना क्या क्या ऑप्शन होगा। टॉटोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, टॉटोमेरिज्म को आइसोमेरिज्म मत समझो, वो है आइसोमेरिज्म के अंदर का पार्ट लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, तो उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म को ही हम लोग कंसिडर करते हुए काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। हम चाहेंगे कि जैसे टॉटोमेरिज्म का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन मैकेनिज्म है, उससे पहले कुछ बेसिक तरह का पार्ट हम लोग समझ ले तो बहुत आसानी से टॉटोमेरिज्म समझ में आएगा, उसको रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट मत समझना, ठीक है। एक चीज देखता भी होगा किसी बुक वगैरह में, जैसे तुम लोग को जो बुक बोला था सॉल्व करने के लिए, उस बुक में भी देखना टॉटोमेरिज्म का सवाल अलग से ही मेंशन किया हुआ रहता है, बाकी आइसोमेरिज्म एक जगह पे है, टॉटोमेरिज्म एक जगह पे है, तो काफी यूनिक टॉपिक है, उसको अलग से ही कंसिडर करने का है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इस वीक एक क्लास और है तुम्हारा केमिस्ट्री का, तो तुम्हारा ये टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मूव करना शुरू होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल सा हम सजेशन देंगे तुम लोगों को, एक भी क्लास कोई मिस नहीं करेगा, एक भी क्लास नहीं, क्योंकि उसमें होमवर्क बहुत कम होंगे, बहुत ही कम, और होमवर्क बहुत ज़्यादा कुछ रहेंगे, हम क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बहुत सारे, तुम लोग को वैसे ही चीज़ें याद हो जाएंगी, तुम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो होमवर्क देंगे और जिस तरीके से बोलेंगे सॉल्व करना है एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करना है, मतलब जो सजेशन देंगे वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा अपना खुद का सीक्वेंस है, हम किसी भी बुक के सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, मेरे मन से चीज़ें कनेक्टेड है, अब ये चीज़ के बाद ये कनेक्ट कर दिए, इसके बाद ये कनेक्ट कर दिए, तो जो जो क्वेश्चन उसमें होमवर्क देंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फील होंगे तुम लोगों को, कुछ क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं बट उसमें कोई बुक नहीं बनाएगा, जब जिस चीज़ का टाइम होगा उस टाइम पे तुमको बोल दिया करेंगे अब ये काम करो, अब ये काम करो, अब ये काम करो, और जो क्वेश्चन तुम लोग को वर्कशीट में देंगे वो तुमको बाय डिफॉल्ट सॉल्व करना है, उन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, कोई भी एक भी लेक्चर मिस नहीं करेगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीज़ें कनेक्टेड है, मतलब एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा अगले वीक से, सारी चीज़ें कनेक्टेड है, हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर पॉइंट को हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, और कुछ कुछ पॉइंट्स को हम 10 बार 12 बार 15 बार रिपीट करेंगे, तुमको बोलेंगे भी इस चीज़ को हम 10वीं बार रिपीट करें, इस चीज़ को 12वीं बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो सब क्रिटिकल पॉइंट्स है, ध्यान में होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक जो ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन चलता है उधर, उन सब पॉइंट्स को बहुत बार रिपीट करेंगे, और इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आइदर बहुत अच्छा है या फिर बिल्कुल नहीं आता, बीच में कुछ नहीं होता यहाँ पे कि हाँ हो जाता है रट करके नहीं हो सकता, एटलीस्ट कंपटीशन में, स्कूल में तो हो जाता है, स्कूल के लिए टेंशन नहीं है, बट अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट के चीज़ें नहीं कर सकते, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं जो 12th क्लास में है, अभी तक जो चल रहा था वो फैक्चुअल चीज़ें है, इसमें ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कर करके इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट रिएक्शन मैकेनिज्म समझने की चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है, जैसे मैकेनिक्स था तो उसमें एफबीडी बनाते थे कि हाँ भाई अगर ये ऑब्जेक्ट रहा तो एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इधर जाएगा, और उसमें गलती की है तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, उसमें कितना भी भारी सवाल दे दो, कितना भी आसान सवाल दे दो, अगर एफबीडी में गलती की है
तो उसमें सवाल गलत होगा ही होगा। कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग में, जैसे कुछ लोग एफबीडी बनाते हो हर एक पार्ट को देखते हैं, हम कभी कंप्लीट एफबीडी नहीं बनाए, कुछ चीज़ें देख के मालूम पड़ रही होती थी कि अच्छा ये इसको कैंसिल आउट कर, इसको बनाने की ज़रूरत क्या है। तो इतना इक्वेशंस वगैरह नहीं लिखना होता है, लॉजिकली काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अगर इलॉजिकली काम करेंगे तो उससे भारी भी कुछ नहीं हो सकता है। लोगों का हमेशा यही पार्ट रहा है, आइदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत खराब है। जीओसी बस एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, केमिकल बॉन्डिंग है जीओसी, उसका थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, स्टेबिलिटी का फैक्टर ऐसा होगा वैसा होगा, बट अदरवाइज रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़ा ध्यान रखना। अगर इन केस किसी का नेटवर्क की वजह से क्लास छूटता है तो उस केस में आराम से ऑनलाइन लेक्चर देख लिया करना, बट हम सजेशन देंगे कि बिल्कुल क्लास टाइम पे आके क्लास करो, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब उसमें तुमको जो सवाल आएगा, जो दिमाग में आता है, बस बहुत घटिया सवाल मत पूछना। अगर हम तुमको कभी कोई सवाल पूछा और हम तुमको डांटेंगे अगर बट इतना घटिया सवाल पूछ रहा है, तो खुद से सोचना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग में सवाल आया और सामने से पूछ लिया। सवाल आया, सोच के देखो कि अभी तक जो चीज़ें पढ़े हैं उसके हिसाब से जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। क्योंकि अभी तक हमको लगता है कि टोटल 6 या 7 सवाल ऐसे हैं जो हमको लगता है कि अच्छा सवाल है, और बाय डिफॉल्ट हम मतलब किसी तरह मतलब उन लोगों का सब जो भी लोग सवाल पूछे लॉजिकल एक आंसर दे दिए उन लोगों को। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अदरवाइज बहुत घटिया घटिया लोग सवाल पूछते कि सर ये ऐसा हो गया तो क्या। घटिया सवाल खुद से सोच के देखना पहले। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने से पहले सोच लेना कि ये क्वेश्चन का रीजन अगर हम खुद से सोचे तो क्या हो सकता है। क्योंकि अगर वो लॉजिक डेवलप हो गया तो अब हम लोग का 2 महीने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है। 2 महीने में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से कंप्लीट हो जाएगा, चीजें कनेक्टेड फील होंगी। शुरू में हम तुमको सिखाएंगे ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है। बाद में हम तुमसे पूछेंगे कि इस स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा, और उसमें एक एक स्टेप बीच का बस ऐड करेंगे। ये थोड़ा नया स्टेप है, देख लो। बाकी चीज़ें तुम लोग खुद से बताना शुरू कर देगा। मतलब लास्ट का 50% या 40% तो तुम्हारे तरफ से सिखाया जाएगा हमको। उसमें तुमको खुद से ही चीज़ें सीख लेनी होंगी, खुद से ही कर पाएंगे। शुरू का 40% 50% पेशेंटली हम लोग धीरे धीरे करेंगे, एक एक चीज़ अच्छे से सिखाएंगे। और एक हम छोटा सा सेशन और देंगे अभी, क्योंकि टाइम है 1 वीक का। हो सके तो जीओसी में जो तुम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का पार्ट था, उस चीज का पार्ट अगर पॉलम उससे पढ़ सकते हैं तो पढ़ के देखना कि एरो यहाँ से यहीं क्यों गया, एरो यहाँ से यहीं क्यों गया। हम भी तुम लोग क्लास में लॉजिकली सब कुछ एक्सप्लेन किए थे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और बोला भी था कि एरो बहुत अच्छे से बनाया करना, रैंडमली कहीं से भी एरो उठा करके मत काम करना। तुम लोगों ने भी देखा होगा 2 लेक्चर हम केवल एरो बनाने के लिए हर एक कॉपी में सिखाए थे। तो उसका एक यूज होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, बहुत ही प्रॉपर यूज होता है। तो देख लेना उस चीज को कि हम लोग जीओसी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते हैं वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक था। क्योंकि ऑलमोस्ट वही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग के रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में चलेगा। बहुत मजा आएगा तुम लोगों को अगर चीजें कनेक्टेड वे में करते चले जाएंगे तो। अगर डिस्कनेक्टेड रहेंगे तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, टाइम के साथ धीरे धीरे सब कुछ ब्लर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना थोड़ा इस चीज का। नेक्स्ट क्लास में इस चीज को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आराम से। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलता है।